आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो, इनको पॉलिटिकल फायदा हो। जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लेटाने वाली है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। बहुत हंगामा मचा हुआ है। शाहीन बाग में बुलडोजर क्यों आया? कोई बुलडोजर पर चढ़ गया, कोई बुलडोजर के सामने लेट जाने की धमकी देने लगा। खैर, बुलडोजर भी वापस गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको ये बताती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी को लाइसेंस नहीं है कि यहां आकर कहे कि मेरा घर ना गिराओ, भले ही ये गैर कानूनी हो। हम दखल नहीं दे सकते, वो भी राजनीतिक दलों के कहने पर तो बिल्कुल नहीं। ये हद हो गई कि आप कहें कि हाई कोर्ट सुनेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन को रोके गए सीपीएम को याचिका वापस लेने के लिए कहा। कोर्ट की ये नाराजगी आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि शाहीन बाग के बुलडोजर एक्शन को हिंदू मुसलमान का सवाल बना दिया गया है। आज वहां एमसीडी के बुलडोजर पहुंचकर भी नहीं चल सके। आज सवाल पब्लिक का है कि शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्यों? देश का कानून बड़ा या शाहीन बाग का भीड़ तंत्र वाला मॉडल? विरोध का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी ताकत भी है, सबसे बड़ी आजादी का एक सिंबल भी है। लेकिन विरोध के अधिकार का मतलब क्या कानून से मनमानी करना है? क्या कोर्ट के आदेश के खिलाफ अल्टीमेटम देना हो सकता है? दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी के नोटिस दे रखी थी। 2 बार सुरक्षा के लिए पुलिस बल नहीं मिला तो एमसीडी कार्रवाई नहीं कर पाई। आज एमसीडी की टीम के साथ पुलिस थी तो शाहीन बाग में सड़क पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए। बुलडोजर एक्शन पर कहा गया कि ये शाहीन बाग को टारगेट करना है। इसी तरह पिछले हफ्ते 2 दिनों तक वाराणसी कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर जब सर्वे करने के लिए वहां पहुंचे तो वहां धार्मिक नारेबाजी हुई। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद परिसर में मौजूद भीड़ ने मस्जिद के अंदर का सर्वे नहीं करने दिया। आपको यह भी बताना चाहती हूं कि मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को बदलने की याचिका भी दायर कर दी है, जिस पर सुनवाई जारी है। कल फिर इस पर सुनवाई होगी। मैं पूछना चाहती हूं कि शाहीन बाग से लेकर ज्ञानवापी तक क्या भीड़ तंत्र का कानून चल रहा है? वाराणसी के एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग हो या शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलने देने की जिद, क्या उनके रास्ते में वोट बैंक आकर खड़ा हो गया है? लेकिन जब ये सवाल उठ रहे हैं तो विपक्ष के आरोपों को भी सुनना बहुत जरूरी है। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, क्या भीड़ तंत्र के शाहीन बाग मॉडल से देश में मनमानी की कोशिश हो रही है? सवाल नंबर 2, कानून के मुताबिक हो रहे कामों पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्यों हो रही है? सवाल नंबर 3, वोट बैंक को कोर्ट और कानून से बढ़कर समझना कितना खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए? आज सबसे बड़ा सवाल पब्लिक का यही है। और आज पब्लिक के इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं
संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, विष्णु जैन जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वारिस पठान साहब प्रवक्ता है AIMIM के, जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ही देर में। गजेंद्र सिंह सांखला नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं और प्रफुल्ल केतकर संपादक है ऑर्गेनाइजर के। आज मेरा पहला सवाल गजेंद्र सांखला के पास जाता है। गजेंद्र सांखला जी, ऐसी क्या बात हो गई शाहीन बाग में कि इसको हिंदू मुसलमान बना दिया गया है और हर बार अब कोई भी विषय होता है तो महंगाई, राशन और बेरोजगारी की बात होती है। माना कि आर्थिक इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी के लिए, पर क्या अर्थनीति चलने के लिए या आर्थिक सुधार होने के लिए बाकी सब कुछ रोक दिया जाए? अगर कोई अतिक्रमण हुआ है और इस पर हाईकोर्ट का 2010 का ऑर्डर है कि कोई नोटिस की जरूरत नहीं, अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, यही कानून है, तो इस अतिक्रमण को रोकने के लिए क्यों इस तरह से एक भीड़ तंत्र मॉडल जमा किया जा रहा है? क्या शाहीन बाग का मतलब हो गया भीड़ तंत्र और अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति? मैं पूछना चाहती हूं, ये देश क्या कानून से चलेगा या ये देश चलेगा इस तरह की भीड़ तंत्र से, जहां सारी पॉलिटिकल पार्टी जाकर सड़कों पे लेटेंगी या चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट तमाशा बनाने के लिए? 60 सेकंड का समय है आपके पास, 60 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। नाविका जी, निश्चित रूप से देश कानून के अनुसार चलेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या MCD के ऑफिस से लेकर शाहीन बाग तक केवल शाहीन बाग के अंदर कब्जा है, उसके बीच में कोई कब्जा नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी या MCD के अधिकारी इस बात को जिम्मेदारी से कह सकते हैं केवल वही कब्जा है, उसके अलावा कब्जा नहीं है? अगर कब्जा है तो नगर निगम या जो MCD वहां से स्टार्ट करे कब्जा तोड़ना और शाहीन बाग तक कब्जे तोड़े, किसी को ऐतराज नहीं होगा। लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और ये लोग धर्म को टारगेट करने के लिए पर्टिकुलर जाकर के और शाहीन बाग के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज थे जब वो मुख्यमंत्री बने? शायद 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कानून सम्मत क्या वो उन मुकदमों को उन्होंने फेस किया? क्या मुकदमा दर्ज होने से वो गुनहगार हो गया? अगर ऐसी जांच की स्थिति है तो जांच की जाए, सारे के सारे तोड़े जाए अतिक्रमण, एक लाइन से शुरू करे, कहीं किसी को टारगेट करके काम करके धार्मिक उन्माद। चलिए, आपके 60 सेकंड खत्म हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं संज्ञान लेना चाहिए, तो आप MCD के नोटिस का संज्ञान ले लीजिए। ये मदनपुर खदर से शुरू होता है, MB रोड करनी सिंह शूटिंग रेंज तक जाता है, कालिंदी कुंज जाता है, श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी, ओखला रेलवे स्टेशन, शाहीन बाग, बौद्ध धर्म मंदिर नियर गुरुद्वारा रोड, मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी, धीर सिंह मार्ग, इस्कॉन टेम्पल रोड, खड़ा कॉलोनी, ये सब जगह का नोटिस दिया हुआ है MCD ने। आपको शाहीन बाग पर इतना दर्द क्यों होता है? और यही सवाल मैं पूछूंगी डॉक्टर संबित पात्रा से। डॉक्टर संबित पात्रा जी, सांखला साहब आप बोल चुके, 60 सेकंड का समय था, मैं दोबारा आऊंगी। संबित पात्रा जी, ये इनको शाहीन बाग से ज्यादा दर्द सुनाई देता है और कहते हैं देश कानून से चलेगा, लेकिन ज्ञानवापी वहां पर जो सर्वे होना है, सर्वेक्षण होना है, वहां कानून नहीं चलेगा, वहां मनमानी होगी, वहां भीड़ तंत्र होगा, क्योंकि वहां पर हिंदू लोगों ने याचिका दायर की हुई है, वहां पर वो नहीं चलने देंगे, यहां पर कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो आप अतिक्रमण हटा नहीं सकते। ये कैसा दोहरा मापदंड है? देखिए नाविका जी, पहले तो जहां तक ये जो शाहीन बाग का अतिक्रमण हटाने का विषय है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, 40 ऐसी कॉलोनी है दिल्ली में जहां एनक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चल रही है। मैं कुछ कॉलोनी का नाम पढ़ूंगा क्योंकि समय कम है। कोटला मुबारकपुर, संगम विहार, IP एस्टेट, पुल प्रहलादपुर, गोविंदपुरी, जैतपुर, कालंदी कुंज, लाजपत नगर, सरिता विहार, बदरपुर, कालंदी कुंज, संगम विहार, अमर कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लोधी कॉलोनी, इतने सारे कॉलोनी के अंदर ये बुलडोजर वाली कार्यवाही जो एनक्रोचमेंट हटाने के लिए है वो चल रही है। मगर
दर्द इन अपोजिशन वालों को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तब होता है जब शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंच जाती है। देखिए, ये शाहीन बाग का ही विषय नहीं है। ये शाहीन बाग में बुलडोजर चला गया, ये मुसलमान, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंदू खतरे में है तो नहीं बोल रहे थे, यहां मुसलमान खतरे में है। आप याद करिए, बाटला हाउस एनकाउंटर में जब पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, तो सोनिया गांधी 3 दिन तक सो नहीं पाई थी, बाल्टी भर भर के रोया था, बाल्टी भर भर के। तो ये तो मुसलमान करके रोना इनकी आदत है। आप क्या सोनिया गांधी के घर पे मौजूद थे आंसू देखने के लिए? बाल्टी आपने भरी थी। आज देश की महिला के ऊपर कितने अपमानजनक, वो सलमान खुर्शीद मौजूद थे घर पे, बाल्टी भरी थी उन्होंने। आपकी मानसिकता नजर आती है कि अरे सलमान खुर्शीद मौजूद थे, उन्होंने बोला बहुत रोया सोनिया गांधी, सो ही नहीं पाए। आपकी कितनी घिनौनी सोच है घिनौनी सोच? अरे 3 आतंकवादी मर गए, सोनिया गांधी सो नहीं पाई, इतना रोया, बड़े बड़े आंसू बहा के। रे मेरे भैया, पता नहीं है, सलमान खुर्शीद ने बोला है। आपने बाल्टी भरते हुए देखा? अरे बाल्टी नहीं भरी, चलो तबेला भर गया। अरे चलो बाल्टी नहीं भरी, बहुत सारा 100 मग्गा भरा हो गया, 3 बाल्टी नहीं भरी, 100 मग्गा भरा हो गया। चलो बाल्टी भरी कि महिलाओं के लिए क्या बयान देना चाहिए? आपकी माँ बाप ने, आपके चिकित्सक डॉक्टर, महिलाओं के लिए, अरे वो रोई थी आतंकवादियों के लिए। सलमान खुर्शीद से पूछो, इस्तेमाल करना चाहिए। अरे सलमान खुर्शीद से पूछो। अरे सलमान जी हैं क्या? बुलाओ जरा सलमान खुर्शीद को, वो बताएंगे। अरे सलमान जी सुनना जरा, बताओ इनको जरा के, अपने प्रवक्ता को, सोनिया गांधी रोई थी कि नहीं? सलमान जी, ओ सलमान खुर्शीद, जरा आके बताओ जरा, यहाँ बताओ, यहाँ के रोई थी कि नहीं रोई थी? बताओ। ये इतने जोर से साकला जी चिल्ला रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हो आप। नहीं, इसमें अपमानित की क्या बात है? ये बात कही गई थी, सलमान खुर्शीद जी ने ये बात कही थी कि वो रोई थी, लेकिन संबित पात्रा जी ने कहा बाल्टी भर के। अब किसी ने उसका नाप तोल किया कि नहीं किया, ये अलग बात है। पर सांकला जी, इसमें किसी की, हो सकता है बाल्टी थोड़ा कम है, हो सकता है ज्यादा रोई हो। बाल्टियां भर भर के एक महिला रोई, उसके घर में जाकर के झांका इन्होंने? क्या महिलाओं के घरों में झांकने? अच्छा, झांकने की जरूरत नहीं पड़ी, पर एक मिनट सांकला जी, आप नाराज हो रहे हैं। सोनिया गांधी जी रोई थी, ये सलमान खुर्शीद जी का कहना है। बाकी बाल्टी, मग, ये नापतोल का मामला हम छोड़ देते हैं, इस वक्त नापतोल जरूरी नहीं है। लेकिन वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये शाहीन बाग में ऐसा क्या है कि सबकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लोग नस काटने को तैयार हो जाते हैं, लोग बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं, बुलडोजर के ऊपर चढ़ जाते हैं? ये शाहीन बाग में ऐसा क्या है वारिस पठान जी? क्योंकि लोधी कॉलोनी में भी है, वहां भी अतिक्रमण हटाए गए हैं, संगम विहार में हटाए गए हैं, वहां तो कोई नहीं गया नस काटने के लिए, बुलडोजर पर चढ़ने के लिए, बुलडोजर के आगे लेटने के लिए। वारिस पठान जी, ऐसा क्यों है कि शाहीन बाग में हिंदू मुसलमान होने लगता है, बाकी जहां भी अतिक्रमण हट रहे हैं वहां इंसान नहीं रहते, उनके लिए आपको दर्द नहीं होता, सिर्फ शाहीन बाग के लिए दर्द होता है? क्यों? अभी देखिए, बाल्टी टम्बलर की बात खत्म हो गई तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। नविका जी, बात यह है कि भाजपा वालों ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। आपने देखा बीच में जहांगीरपुरी के अंदर क्या कर दिया इन लोगों ने, बिना नोटिस देके चले गए और मुसलमानों के जो घर थे, दुकानें थी, उनको तोड़ दिया, वहां पे बुलडोजर ले जाके उजाड़ दिया। आज क्या हुआ शाहीन बाग में ये चले गए। क्यों शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था मोदी के खिलाफ, वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था सीए एनआरसी के खिलाफ, और अतिक्रमण था का वहां के लोग बोल रहे, सब बोल रहे कि जो अतिक्रमण था उसको तो पहले निकाल दिया था, तो फिर ये क्यों आ गया? बात नंबर 2 कि अगर वहां पे जो अतिक्रमण पहले बना हुआ था, जिसने निकाला, तो जो बनाने के लिए इजाजत किसने दिया था? क्या एमसीडी की या बीजेपी की जो कॉर्पोरेटर या एमएलए थे, क्या उनकी इजाजत के बिना या उनके करायवंश के बिना वहां कोई बना सकता था अवैध निर्माण? इसका मतलब साफ है कि इन्होंने जो मलाई खाई है, जिससे घर बनाए हैं, इन्होंने बंगले बना लिए, प्रॉपर्टी बना लिए, तो पहले अतिक्रमण वहां भी है, तो वहां पे पहले बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बताइए मुझे एमसीडी का बुलडोजर के जिन्होंने मलाई खा के बैठ गए, और आज वहां पे अतिक्रमण है नहीं। बात नंबर 3, अभी इन्होंने कहा कि वहां पर भाजपा के जो प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उन्होंने लेटर लिखा कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, तो ऐसा आपने भी 3-4 जगह के नाम बताए कि वहां भी एमसीडी ने नोटिस दिया। आपके 60 सेकंड खत्म हो गए वारिस पठान जी, आपके 60 सेकंड खत्म हो गए। रह रहे हैं,
जरा ये भी बता दीजिए हमको। आपके 60 सेकंड खत्म हुए वारिस पठान जी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो बुलडोजर वहां पहुंचा, लोग लेट गए, फिर लोग भागकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां आप तो कहते हैं ना संविधान से चलता है देश और संविधान में आपकी बहुत मान्यता है, आप संविधान को बहुत मानते हैं, आप भी लॉयर, बैरिस्टर साहब, ओवैसी जी भी कानून बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, तो कानून से चलेगा देश या भीड़ तंत्र से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा यहां मत आइए, और पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है, जिनके घर गिर रहे हैं वो तो गए नहीं, लेकिन आप लोग वहां लीडर बन के अपनी राजनीति चमकाने पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सवाल प्रफुल्ल केटकर जी, क्या ये नहीं है कि संविधान अगर फॉलो होना है, लॉ अगर फॉलो होना है, कानून फॉलो होना है, तो शाहीन बाग में भी फॉलो होना चाहिए, और ज्ञानवापी में भी। ज्ञानवापी मस्जिद में तो वहां फॉलो नहीं करेंगे, वहां तो घुसने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी दिक्कत है कि सारे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। नविका जी सुनिए नहीं, प्रफुल्ल केटकर जी के 60 सेकेंड है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो थोड़ा सा वार्म अप हो रहा है। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं। जी धन्यवाद नाविका जी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि शाहीन बाग एक मॉडल बन गया है। सीए के समय भी हमने देखा, जिसका भारत के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था, उसके बारे में एक इस तरीके से भय पैदा किया गया, इस तरह से रूमर्स फैलाए गए और उसको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। हालांकि सीए से पहले भी, इस अमेंडमेंट से पहले भी बहुत बार ऐसे अमेंडमेंट हुए थे और ऐसे एक्सेप्शंस हुए थे। दूसरी बात, जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का और उसको मैं तो कहूंगा कि ज्ञानवापी विवादित जो ढांचा है उसका और इस पर्टिकुलर दिल्ली में जो हो रहा है उसका संबंध है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, ऐसा क्या होता है कि अमानतुल्लाह खान अचानक पहुंच जाते हैं भीड़ के साथ और एमसीडी की कार्रवाई को रोक देते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता और स्थानों पर? वो जहांगीरपुरी जब पथराव हो रहा था तब क्यों नहीं पहुंचे? वो भी तो लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मेरा ये मानना है कि ये भीड़ तंत्र का, और किसी भी मुद्दे को, इकोनॉमिक इश्यूज आर नॉट, वो जो है वो इनसे अलग नहीं है। इकोनॉमिक इश्यूज अपने जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यदि समाज में न्याय और व्यवस्था के मुद्दों से हटकर चाहते हो कि आर्थिक विकास हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने प्रफुल्ल जी। लेकिन मैं अतीकुर रहमान जी से पूछना चाहती हूँ, और अतीकुर रहमान जी, आपसे अगर मैं बताऊं तो पिछले कुछ समय में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का मैं आपको पूरा हिस्ट्री शीट बता देती हूं। अलवर में भी डेमोलिशन हुआ, अतिक्रमण हटाए गए। आप अगर देख लीजिए तो तमिलनाडु में भी हुआ, वहां पे कांग्रेस और डीएमके की सरकार है। तमिलनाडु में तो एक पुराना प्राचीन मंदिर, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनना था, उसको भी तोड़ दिया गया। अब यहां तो कोई नहीं लेट रहा है जमीन पर, कोई बुलडोजर के ऊपर नहीं चल रहा है। ये शाहीन बाग में क्या है डिमोलिशन? अगर किसी भी शहर में किसी भी सरकार को लग रहा है या किसी भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी को लग रहा है कि कहीं एनक्रोचमेंट हुआ है, तो एक्शन वहां होता है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन यहां पर शाहीन बाग जैसे कि कोई धर्मस्थल हो गया, या मुसलमानों का या हिंदुओं का, लेकिन यहां पर अगर आप कुछ करेंगे तो लोग बुलडोजर पर चढ़ जाएंगे, उसके आगे लेट जाएंगे, उसके पीछे लेट जाएंगे, और हिंदू मुसलमान का एक बड़ा क्राइसिस बना देंगे। ऐसा क्यों है अतीकुर रहमान जी? जी नाविका जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुसलमान इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। समझने की बात ये इंस्टेंट इनजस्टिस जो हो रहा है बीजेपी के द्वारा, ये इनकी एक फिलोसॉफिकल मैसेज है भारत के लोगों को। ये फिलोसॉफिकल मैसेज है इंस्टेंट इनजस्टिस टुवर्ड्स एनी टॉलरेंस। यहां पर ये ऐसी मानसिकता पैदा करना चाह रहे हैं जो मानसिकता को गोडसे की मानसिकता मानी जानी चाहिए, यानी कि द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, नॉट द मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, जो कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी। देख लिए इसकी गूंज कहां तक जा रही है नाविका जी।
इसकी गूंज जा रही है। रेस्लर किल्ड आफ्टर स्कफल ओवर एग्स एट यूपी इन a eatery. Men lynch, a 2-man lynch in Bhopal in MP just for cow slaughter without determining which meat it is. Herein people are killing each other. Instant injustice का फॉर्मूला दिया है बीजेपी ने। नागराजू को जब मारा, नागराजू जी को मारा हैदराबाद में, आपका एक आंसू नहीं बहा, आपका एक आंसू नहीं बहा, एक सवाल नहीं उठा। लेकिन ये सब भोपाल का आपको नजर आ रहा है। अतीकुर रहमान जी, वहां पर कहां ज्ञानवापी मस्जिद में, वहां पर कानून का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन मस्जिद वालों को आपने एक सवाल नहीं पूछा। लेकिन आज सवाल शाहीन बाग पर बहुत उठ रहे हैं। विष्णु जैन जी, ये दोहरा मापदंड क्यों? और क्या शाहीन बाग का नाम लेने से बाकियों को डराना जरूरी है? क्योंकि मुसलमान तो डरा हुआ है इस देश में, लेकिन हिंदुओं को डराना है। इसलिए शाहीन बाग में भीड़ तंत्र जो करेगी वही होगा। हम कोई यहां पर कानून चलने नहीं देंगे, ना सीएए प्रोटेस्ट के समय, ना आज अतिक्रमण के समय। क्या ये एक एजेंडा हो गया है? अब कोई टॉलरेंस की बात नहीं करता। ये कैसी इनटॉलरेंस है कानून की तरफ? नाविका जी, मैं तो एक युवा वकील हूं, और युवा वकील होने के नाते डर क्या होता है और किस तरह से कानून और वकीलों को डराया जा सकता है, लॉ के प्रोसेस को डराया जा सकता है, मैंने काशी में 2 दिन पहले खुद महसूस कर लिया। वो तो मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है। इसलिए मैं इस डर के, जो भी ये डर का वातावरण इन्होंने, सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सर प्लीज, मैंने इसको खुद विटनेस किया है। सर आप प्लीज इंटरप्ट करना बंद करिए सर। तो विक्टिम कार्ड खाली आपका है क्या? आपने उनके 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया। अतीकुर रहमान, आपके 60 सेकंड में कोई नहीं बोला था, इसलिए 20 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी मैं विष्णु जैन जी को। नाविका जी, तो मैंने उस माहौल को मैंने और मेरे पिताजी ने महसूस किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्पष्ट स्टेटमेंट दिया था जब जहांगीरपुरी हुआ था कि एनडीएमसी ने नोटिस दिया है। आज भी उन्होंने बात कही कि ये सारी कार्रवाई लीगल ढंग से नोटिस दिए जाने बाद हो रही है। उसके बाद भी अब देखिए, आज वारिस पठान ने नोटिस का ऑब्जेक्शन नहीं किया है, आज कुछ और ऑब्जेक्शन किया है। और सवाल ये है, ज्ञान व्यापी के केस में नाविका जी, मैं तो पूछना चाहता हूं, मैं ये जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही है, ये एक पैटर्न है कि किस तरह से अदालतों और कोर्ट और कानून के सिस्टम को भीड़ तंत्र के माध्यम से ये ओवरकम कर सकते हैं, टेरिफाई करके, अपनी यूनिटी दिखा के। मैं इस बात का विरोधी हूं, क्योंकि अगर आपका मुसलसल ईमान है और आप कानून में विश्वास रखते हैं तो आइए हमारे साथ। आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, पर जब कोर्ट ऑर्डर दे दे तो उसको फॉलो करिए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने काशी विश्वनाथ के केस में 18/8 के ऑर्डर को चैलेंज किया, 5/4 के ऑर्डर को चैलेंज किया, और उसके बाद इन्होंने 18 अप्रैल के ऑर्डर को चैलेंज किया, 26/4 के ऑर्डर को चैलेंज किया, और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उसके बाद भी कंप्लायंस नहीं हुए नाविका जी। मैं सबके ओपनिंग रिमार्क्स 60 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। मैं डिबेट खोल रही हूं और मैं सबसे सवाल पहला पूछना चाहती हूं डॉक्टर संबित पात्रा से। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या शाहीन बाग पहला ऐसा एरिया है दिल्ली का जिस पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है, डेमोलिशन का काम हो रहा है? अगर नहीं तो क्यों इसको बनाया जा रहा है सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स? क्योंकि बाकी जगह अतिक्रमण हुए तो किसी ने देखा भी नहीं, किसी की चूं तक नहीं निकली। आज शाहीन बाग लगता है दिल्ली का कैपिटल बन चुका है। देखिए नाविका जी, मैंने अभी आपको लगभग 30 स्थानों का नाम पढ़ा जहां पर बुलडोजर गई थी, जो हिंदू बाहुल्य, तथाकथित हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थी। वहां पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं हुई, शाहीन बाग को लेकर राजनीति हो रहा है। इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक मरीज था, वो मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बुला रहे, मरीज भैया क्या हो गया? तो वो पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा पूरा बॉडी में पेन है, मैं सर को छूता हूं तो सर में दर्द होता है, मैं अपने गले को छूता हूं तो गले में दर्द, छाती को छूता हूं छाती में दर्द, कमर को छूता हूं कमर में दर्द, पैर को छूता हूं पैर में दर्द। डॉक्टर बुला रहे, नर्स जी जल्दी आओ, इसके उंगली में प्लास्टर करो, उंगली खराब है, उंगली फ्रैक्चर है, इसलिए जहां छूता है दर्द होता है।
ठीक यही कहानी है। सीएए हटाओ, सीएए लगाओ तो मुस्लिम खतरे में, बुरहान वानी को मारो तो मुस्लिम खतरे में, आप याकूब मेमन को फांसी दो तो मुस्लिम खतरे में, ट्रिपल तलाक हटाओ तो मुस्लिम खतरे में, हिजाब को लेके कोर्ट अगर कोई वक्तव्य दे तो मुस्लिम खतरे में। देखिए देश ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई खतरे में नहीं है, उंगली में फ्रैक्चर है, ये उंगली में फ्रैक्चर है। और ये अरे विष्णु जी खतरे में बता रहे थे अपने आप को। देखिए ये जो डरे हुए लोग, ये जो डरे हुए लोग हैं, ये डिबेट में भी कितना इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, देखिए जरा। मैंने कहा डर का वातावरण किस तरह से क्रिएट किया अभी कैसे डरे हुए बताए, महसूस किया। मैंने ये नहीं कहा मैं डरा हुआ हूँ, प्लीज मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। अच्छा डर के, मैंने ये कहा डर का वातावरण नहीं, पर ये इंस्टेंट इनजस्टिस जो आप कर रहे हैं, डॉक्टर संबित पात्रा, आप पर आरोप है कि आप इंस्टेंट इनजस्टिस कर रहे हैं। नहीं, इंस्टेंट इनजस्टिस का है चीज का इंस्टेंट इनजस्टिस नहीं। देखिए नाविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अमानतुल्लाह खान का बाइट दिखाइए। अमानतुल्लाह खान बोल रहा है कि मैं इंक्रोचमेंट हटाऊंगा, मैं अपना बुलडोजर लेके आया था एक दिन पहले, जेसीबी के माध्यम से मस्जिद के सामने जो भी वजू खाना गलत तरीके से बना हुआ था वो मैंने हटा दिया, बाकी भी मैं हटाऊंगा। हु इज दिस अमानतुल्लाह खान? ये संविधान है। अगर देश का संविधान एक एरिया में नो एंट्री में चला जाता है कि शाहीन बाग में आप बिजली रिप्रेजेंटेटिव, ये कौन अच्छा भैया अभी मुझे बोलने के लिए बोला जा रहा है रहमान साहब, अमानतुल्लाह जी तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने ठीक कहा। एक सेकंड, बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सबसे डरे हुए हैं, सबके बीच में चिल्लाते हैं। अब अतीकुर रहमान जी मैं पूरा कर लूं, फिर आप यहाँ पे डिबेट पे चिल्लाइएगा बीच में। अरे सुनिए अतीकुर रहमान जी, बीच में एनक्रोचमेंट बंद करिए, ये बीच में एनक्रोचमेंट बंद करिए। सबके बीच में ये तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर, ये काहे का स्कॉलर है, सबके बीच में चिल्लाते रहता है, ये काहे का स्कॉलर है? ऐसा कैसा कोई स्कॉलर होता है बताइए जो सबके बीच में चिल्लाता है? अरे स्कॉलर साहब थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, बोलने दीजिए। स्कॉलर कभी बीच में नहीं चिल्लाता। हम आर के लक्ष्मण जी के कॉमन मैन हैं, आप स्कॉलर नहीं है, चलिए गलती से स्कॉलर बोल दिया। ओ सॉरी, आप स्कॉलर नहीं है, गलती से बोल दिया भैया, माफ करना। आर के लक्ष्मण जी के कॉमन मैन हैं, आप स्कॉलर नहीं है, आप शांति से सुनिए। आप क्या हमारी आवाज सुनेंगे? तो कॉमन मैन है तो, अरे कॉमन मैन है तो क्या हमको बीच में बोलने नहीं देंगे क्या मेरे समय पे? अच्छा आर के लक्ष्मण जी जरा बोलने दीजिए मुझे अब, ठीक है। अब नहीं, ओपन डिबेट है नाविका जी, आर के लक्ष्मण जी से रिक्वेस्ट करिए, मुझे बोलने देंगे। ओपन डिबेट है। अरे ये ओपन डिबेट है, तू मैं नहीं है। ओपन डिबेट में सबका समय होता है, समझ गए? ये बीच में तू मैं करने के लिए नहीं है। आपका समय में आप बोलिएगा, मेरे समय में मैं बोलूंगा। आतिकुर रहमान जी बात उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं वारिस पठान जी को भी लाना चाहती हूँ। पात्रा जी आप अपनी बात खत्म करिए। रुकिए, नाविका जी आज बुलडोजर के सामने लोग लेट गए, कोई उसके ऊपर चढ़ गए और यहाँ पर जो इलीगल एनक्रोचमेंट था उसे टूटने से रोक दिया। ये केवल पहली बार नहीं है नाविका जी। इस देश में एक अधेड़ उम्र की महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया कि एलिमोनी मिलेगा, डाइवोर्स के बाद एलिमोनी मिलेगा, क्योंकि 70 साल की इस महिला को आप सड़क में छोड़ के चले गए थे। मगर इस देश के भीड़ तंत्र ने, उस समय भी मौलानाओं के भीड़ तंत्र ने उस समय के सरकार को बाध्य किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए हुए वर्डिक्ट को यू टर्न करा दे। इतनी शक्ति इन लोगों में है, ये आप सोच के देखिए। ये लोग कुछ आप विश्वास नहीं करेंगे नाविका जी, दिल्ली में आज ऐसे एरिया हैं जहां अगर बिजली चोरी होती है तो पुलिस में हिम्मत नहीं है कि उसके अंदर घुस जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर पेट्रोल। वारिस पठान जी आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए और एक चीज का जवाब दे दीजिए, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा या इस तरह की भीड़ तंत्र से? देश बिल्कुल संविधान से चलेगा, कानून कायदे से चलेगा, ना ही कि किसी की दादागिरी से चलेगा, ना भाजपा की दादागिरी से चलेगा, ना एमसीडी की दादागिरी से चलेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभी एक आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे पिता, रखा है ना मैटर, बोला हाईकोर्ट में जाओ। क्या कहा सुनिए,
अभी यहाँ पे एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने क्या कहा कि मुझे और मेरे पिताजी को इतना डर का भय क्या है वो हमने देख लिया बनारस में। अरे हंसी आती है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू रिलीजन फॉलो करता है, जिस देश का होम मिनिस्टर हिंदू रिलीजन फॉलो करता है, जहां पे इतनी सारी आबादी माशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई बहनों की है, वहां पर एक हिंदू खतरे में, हंसी नहीं आएगी आपको बताइए। तो किस तरह से लोग वातावरण को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और संबित पात्रा जी को पता है कि $8 के रुपये का भाव पहुंच गया, तो हिंदू था, सारा पॉइंट हटा देने का है। पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान छू रहे हैं। नाविका जी मेरे स्टेटमेंट को तोड़ा जा रहा है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, उसके बाद नागराज पे आता हूं, नागराज पे आता हूं वातावरण कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं बोलना है। अपने सब चीज से माइंड हटाने के लिए ऐसा नहीं होगा। नहीं, पर ये बताइए ना वारिस पठान जी, अगर विष्णु जैन जी वहां पर बनारस में लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में एक ऑर्डर लेकर गए हैं कोर्ट का, वहां क्या हो रहा है? संविधान चल रहा है। हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू होम मिनिस्टर है, लेकिन कौन अंदर नहीं घुसने दे रहा? कौन अंदर नहीं घुसने दे रहा वारिस पठान जी? इतना जल्दी भागेंगे नहीं, कल वापस आएंगे, डिबेट करेंगे। कल मैटर रखा हुआ है, सुनिए। नहीं, पर 2 दिन से अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? बल्कि 6 तारीख को जाना था, आज 9 तारीख हो गई, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा? भीड़ तंत्र नहीं है वो। नाविका जी एज अ कर्टसी, अरे ऐसे कर्टसी मुझे तो जरा बोलने दो। संबित पात्रा को तो इतना बड़ा आपने लेक्चर देने दिया, जरा सुनिए ना। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का सिविल सूट के अंदर तो कहा है कि संविधान के दायरे में है। अब उस एक्ट को, उस लॉ को लोअर कोर्ट नहीं मानेगा तो किसकी गलती है? लोअर कोर्ट की गलती है ना, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। वो वाली पिटीशन तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अरे सुनिए ना यार, वकील है इसलिए तो बता रहा हूं तुम्हारे को। तो जाएंगे पहले यार, लोअर कोर्ट का ऑर्डर है तो वीडियोग्राफी की क्या जरूरत है? क्यों बता रहा हूं ना, माइंड भटकाना है तो सीधा मुसलमानों के पीछे लग जाओ, पहला बुलडोजर लेके चले जाओ जहांगीरपुरी में। अब ज्ञानवापी का विष्णु जैन जी आज वारिस पठान संविधान समझा रहे हैं या संविधान को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि 1991 वाले लॉ के ऊपर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कमिश्नर बिठाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बदला नहीं गया है, लेकिन कमिश्नर अगर बिठाया गया है तो उसको क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं वारिस पठान जी? नाविका जी मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, मैं मेरे पिताजी और मेरी पूरी लीगल टीम को सर एक मिनट सुन लीजिए ना। 1947 के प्रायर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, एज पर दैट लॉ, एज पर दैट बिल, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो फिर क्या जरूरत है? मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं, जो उन्होंने पॉइंट रेज किया मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। नहीं, उनका कानून आपका कानून जो है वो बस किताब है। सिर्फ देश के अंदर नाविका जी मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं सिर्फ थोड़े से वोट के लिए, सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। भाजपा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स? कौन कर रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स? प्रफुल्ल जी बोल दे, संबित पात्रा प्रफुल्ल जी, सुप्रीम कोर्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान पर कौन कर रहा है? जो बिल पास किया उसको नहीं मानते हम सुप्रीम कोर्ट की। वारिस पठान जी, आप 2 चीजों पर मिसलीड कर रहे हैं आज जनता को। पहला सवाल ये कि हाईकोर्ट ने बाकायदा 1991 एक्ट को देखा है और उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन जो है ओवर रूल करके कहा है कि उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप अभी नहीं किया, लेकिन सर्वे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर 2 फैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है मैं रिसर्च आपको भिजवा दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में 1991 का एक्ट चैलेंज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका भी दाखिल कर ली है। लेकिन प्रफुल्ल केटकर जी ये पूरा सच क्यों नहीं बताते हैं वारिस पठान जी? नहीं, उनको पूरा सच मानना ही नहीं। गणपति बाप्पा मोरिया बोलने पर जिनको पार्टी में माफी मांगनी पड़ती है वो दूसरों को सेकुलरिज्म सिखाएंगे। इनकी तो ये पुरानी आदत है। देखिए, मूल मुद्दा ये है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अब क्या अतीकुर रहमान ये एक्सेप्ट करेंगे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम है, इनको ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानेंगे? सीएम होते हुए भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानेंगे। मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हो रहा है तो भी योगी जी को टारगेट करेंगे कम्युनल एजेंडा करके। यहां पे भी
दोनों जगह पे अतिक्रमण हट रहा है, तो भी मुस्लिम विक्टिम एजेंडा प्ले करेंगे, दूसरों को कहेंगे विक्टिम है। नागराजू के हत्या के बाद उसको कास्ट का रंग देंगे, लेकिन उसके पीछे के माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। छोटा पाकिस्तान करके मैसूर के पास डिक्लेयर होता है, उसके खिलाफ इनमें से किसी की आवाज नहीं आएगी। ये मानसिकता भीड़ तंत्र की जो है, इसको सिस्टमेटिकली पोसा गया है, और इसका कारण ये है कि इंटरनेशनली इनको प्ले करना है। विक्टिम का तो सच्चाई ये है। कब किया सर? मैंने आपको लाखों इनविटेशन भेजे, आप आए नहीं उस दिन, आप आए नहीं उस दिन डिबेट पर, नागराजू वाले इशू पर आप आए नहीं, आप आए नहीं उस दिन डिबेट पर। बारिश पठान जी, बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। हमने कंडेम किया है ना रवि का जी। जी 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 जी। कितने घंटे बाद? 48 घंटे बाद। ये लिप सर्विस, ये लिप सर्विस है। लेकिन गजेंद्र सांखला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सांखला जी, आपके पास इस वक्त देश में कहीं पर भी कोई भी आपकी कांग्रेस पार्टी के एजेंडा पे तो चल नहीं रहा, लेकिन आप रोज आ जाते हैं विक्टिम कार्ड पर और तुष्टीकरण की राजनीति पर अपनी राजनीति चमकाने। चमक नहीं रही, लेकिन कोशिश जारी है। शाहबानों से लेकर आज तक मैं आपको पूछती हूं, तुष्टीकरण के अलावा आपने किया क्या है? जिस देश में प्रधानमंत्री कहता है कि देश के रिसोर्सेज पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, उस देश में क्या आप मैसेज दे रहे हैं और क्या मैसेज देते रहे हैं आप इतने दशकों से? आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने किया क्या है? आप जिस आवाज और बेबाकी से बोल रहे हैं, ये अधिकार भी आप लोगों को कांग्रेस ने दिलवाया अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, और आप सेडिशन में पत्रकारों को आप रोज अरेस्ट करते फिरते हैं। आजादी के अंदर इनका कोई योगदान नहीं था। इन लोगों ने अंग्रेजों से माफिया मांगी, अंग्रेजों से दलाली की, और उनके मिले रोजी बेचा, पेट पालन किया। संबित पात्रा जी, हमको सब कुछ मिला है तो कांग्रेस से मिला है, बाकी तो इस देश में अंधकार ही था। बिल्कुल मिला है, इसको अस्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी नहीं, ठीक कह रहे हैं गजेंद्र जी, ठीक कह रहे हैं। अरे गजेंद्र भाई, मैं आपकी वाहवाही कर रहा हूँ, थोड़ा बोलने तो दो। आपका अभी सोनिया जी की तारीफ करूंगा मैं, थोड़ा सा तारीफ तो करने दो। मेडिकल इंस्टीट्यूट हो चाहे वो, अरे मैं तारीफ करने वाला हूँ सोनिया जी की, ज्यादा गुस्सा मत करो आप, शांति से सोनिया जी की तारीफ सुनो। अभी गजेंद्र जी ने, नाविका जी, आपको अभी गजेंद्र जी ने कहा कि ये जो आप आवाज निकाल रही हैं, ये जो हम लोग सब बोल रहे हैं, ये सारा बोलने का कारण कांग्रेस पार्टी है। मतलब ये लैरिंग्स जो है, ये लैरिंग्स भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये तो सही बात है। अगर ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो हम सब पत्ते पहनकर अभी कहाँ गुफा के अंदर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप नहीं होते, अरे अगर भगवान नेहरू नहीं होते, अगर भगवान राजीव गांधी नहीं होते, तो हम लोग सब पत्ते पहन के गुफा में तो होते। अरे मैं मान तो रहा हूँ, अब कैसे मानूं बताओ? अरे गजेंद्र जी गुस्सा मत हो, मैं नेहरू जी को भगवान ही बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर नेहरू जी नहीं होते तो पत्ते पहनकर मैं तो अभी गुफा के अंदर बैठा होता। ये तो आप है, धन्य है प्रभु गजेंद्र जी कि आप लोगों के अवतरण से हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला, और हम लोग सब आज चराचर नहीं, हम लोग सब आज इस धराधाम पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो गया। अरे 5 सीट तो आई नहीं है 5 राज्यों में, क्यों इतना चिल्ला रहे हो गजेंद्र भाई? धन्यवाद की जरूरत रही है। अरे गजेंद्र भाई, इतना मत चिल्लाओ, गला खराब करके कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए और गुजरात के लिए भी रखो, वहां भी 2-3 सीट लानी है कि नहीं लानी है? चिंता मत करो आप। अरे क्यों इतना आंख फाड़ के गला? अरे बताओ, पूरा गला अभी खराब कर लोगे तो हिमाचल में एक भी सीट नहीं आएगी। सारा गला अभी खराब करोगे तो 0 सीट आएगी गुजरात में। कम से कम एक आध सीट के लिए आवाज तो रखो, इतना मत चिल्लाओ। अभी 3 सीट तो, अभी 5 राज्यों में 3 सीट तो मिली है आपको, उसके बाद इतना जोर चिल्ला रहे हैं। इसलिए कोई नाविका जी बेचारे गजेंद्र जी को पानी वानी दो। नाविका जी बेचारे बुजुर्ग आदमी है, अभी से
तबीयत खराब कर लेंगे तो बेचारा इनका कौन लड़ेगा हिमाचल प्रदेश में? शांति शांति, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है किसको, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि शाहीन बाग हो या ज्ञानवापी, भीड़ तंत्र और कानून की लड़ाई आप देख रहे हैं दर्शकों। लेकिन एक और मामला है ताजमहल का, वो मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने मांग ये की गई है कि ताजमहल के 22 तहखानों को खुलवाया जाए, उसका भी सर्वे हो। और ताजमहल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो याचिका क्या दाखिल हुई, इसे लेकर अजीब तरह की बातें अब कही जा रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी ने ताजमहल के बंद कमरों की जांच के लिए दायर याचिका को मोदी सरकार का बुलडोजर मॉडल बता दिया है। आलम यह है कि प्रोफेसर रिजवी को भारत के लोकतंत्र और देश की दो बार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर मुगलों का शासन लगता था। सुनिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्या कहा। देखिए, मुग़ल जो थे वो मोदी सरकार की तरह नहीं थे कि जहाँ चाहेंगे वो जाएंगे, बुलडोज़र चलाएंगे और अपनी बना लेंगे। एक तरीका था, एक रूल ऑफ लॉ थी उस पीरियड में। जब शाहजहाँ ने ये सोचा कि दरिया के किनारे वो मुमताज़ महल का एक मकबरा तैयार करवाएंगे, तो उन्होंने पहले वहाँ दरियाफ्त किया कि यहाँ के ऊपर जो ये ज़मीन है वो किसकी है। और ये पता चला कि एक राजपूत जो उनके कोर्ट में मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो उनके बहुत करीबी थे, ये वही राजा जय सिंह है जिन्होंने शिवाजी को हराया था। इस टाइप के लोग बाद में और औरंगज़ेब के पीरियड में, जय सिंह शाहजहाँ के पीरियड के काफ़ी सीनियर और बड़े अहम नोबल थे। उनसे दरख्वास्त की गई और दरख्वास्त करने के बाद वो ज़मीन हासिल की गई और वहाँ के ऊपर जो भी बना हुआ था उससे दुगना चीज़ें उनको दी गई और सारे उसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि मुगल समय में रूल ऑफ लॉ था, अभी रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये कैसी मानसिकता है? नहीं, ये कैसी मानसिकता है ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये खाते यहाँ का है, गाते कहीं और का है। देखिए नाविका जी, मैं ताजमहल के पिटीशन के विषय में अधिक टिप्पणी तो करना नहीं चाहता क्योंकि ये सरकार का विषय नहीं है, कोर्ट में है। मगर अगर पद्मनाभ मंदिर के सारे तहखाने खुल सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात कोई पिटीशन डाल सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान में व्यक्तिगत रूप से पिटीशन डाल दिया है कुछ तहखानों को खुलवाने के लिए, तो इसमें हाहाकार मचने की क्या आवश्यकता है? ताजमहल हमारे देश का धरोहर है, कोई भी ताजमहल के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा है। ये देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। और जहाँ तक ये निज़ामी साहब का विषय है, देखिए बहुत अदब के साथ मैं कहूँगा, आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। इनको लग रहा था कि मोदी जी से अच्छा शासन तो मुगल काल में है। ये आपको क्या लगता है, ये जो निजामी साहब के परदादा होंगे, ये कोई गधे के ऊपर बैठ करके सऊदी अरब से तो नहीं आए होंगे जैसे उस जमाने में आते थे? यही के होंगे, कोई राम नारायण होंगे, कोई ऐसे ही होंगे। खूब पिटाई हुई होगी, कन्वर्ट हो गए होंगे उस समय। तो ये अत्याचार क्या हुआ था बेचारे निजामी साहब नहीं जानते होंगे। उनको पूछना पड़ेगा थोड़ा, अपने दादा परदादा इत्यादि ध्यान करके उनके आत्माओं से बातचीत करें तो मालूम पड़ेगा कि क्यों कन्वर्शन हुआ था। तो इसलिए ये जो बेकार की बातें हैं कि मुगल शासक बड़े अच्छे थे और ये हिंदू शासक जो है बड़े खराब है, ये सब बोलना बड़ा आसान है, मगर जो गुफ्तगू है वही जानना। रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो रूल ऑफ लॉ अगर पद्मनाभ टेम्पल पर चलेगा तो क्यों ताजमहल पर नहीं और ज्ञानव्यापी मस्जिद में नहीं और शाहीन बाग में नहीं? सिंपल सा सवाल है। रूल ऑफ लॉ तो हम तो पालन करते ही है ना, ये लोग कहाँ पालन करते हैं रूल ऑफ लॉ? तो सबरीमाला के टाइम भी क्या हुआ था, रूल ऑफ लॉ संविधान का तो पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ करिए ना, अभी तो ताजमहल का जो मैटर है वो भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। देखिए क्या आता है उसका जजमेंट, उसके अंडरग्राउंड के अंदर आप चेक करिए वीडियोग्राफी, आसमान पे चलाइए कैमरा और बताइए क्या चल रहा है, हवा कौन सी चल रही है ताजमहल पे, सब बताइए। ताजमहल के ऊपर हवा कौन सी थी, ताजमहल की फिजा कौन सी है, ताजमहल के अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सारी चीज क्या करेंगे? अरे इसी में पूरे देश को आप लेके चले जाएंगे। कह रहे संबित पात्रा, अरे खाना खाने का पैसा नहीं है युवा के पास, कुछ उसके लिए तो कर दो बेचारे के लिए। आपको वोट दिया है, पछता रहा है बेचारा। आज उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मोदी जी ने कहा था 70 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे।
दिए आप बनी बोले, युवा बेरोजगार घूम रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बेचारे हमारे वारिस पठान के पास खाना खाने को पैसा नहीं है, थोड़ा डिबेट में आते हैं, इनको पेमेंट किया करिए। पैदल चल रहे हैं, पैदल पाँव पैदल कर दिया आपने लोगों को। सिर्फ एक धर्म और समाज के लिए बनी हुई है। और बड़ा दुख लगा मुझे, वारिस पठान जी के पास खाना खाने का पैसा अरे नवीका जी, आपने वारिस पठान को कहा तो सबके सब कूद पड़े उसके अंदर। वारिस पठान मेरा नाम है, मुझे बोलने की इजाजत दी गई है। जब मैं बोल रहा था तब आपने अरे आप वो छोड़ो, पठान साहब, मैं बोले भाई बीच में कौन बोल रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, विष्णु शंकर जैन बात कर रहा हूँ आपसे, और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने ये आरोप लगाया कि मैंने, अरे भाई तुम छोड़ो, तुमको डर गए हो यार, तुमको तो डर लग रहा है, तुमको तो डर गए यार, तुम क्या बात करते हो, तुमको डर लग रहा है तुमको। अरे तुमको इतने बड़े देश में डर लगता है, मेरे को शर्म आती है। अरे तुम बात बंद करो, तुमको डरपोक आदमी निकले। अरे तुम डरपोक होने नहीं, डरपोक लोग से बात नहीं करता, तुम तो डर गए। अरे सत्य तो सुनो, अरे वकील साहब सत्य सुनो, वकील हो यार, क्या हो? अरे वकील हो, थोड़ा भारत के बाप एक बात करो, वकील हो यार। देश संविधान अभी मजबूत है हमारा, संविधान को भाजपा वाले नहीं मानते संविधान को, लेकिन हम तो मानते हैं ना, हम तो लोकतंत्र को मानते हैं ना। आज पब्लिक के सवाल है और पब्लिक के सवाल जरूर हमें सुनना चाहिए। पटना से राजेंद्र सिंह का सवाल है, राजस्थान में जो 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया, उसे हटाने में कांग्रेस को कोई दर्द नहीं हुआ, तो आज एमसीडी के शाहीन बाग जाने का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? जवाब दीजिए सांखला जी। नाविका जी, पहले तो आपको ये बता दूं को मंदिर कांग्रेस पार्टी ने नहीं हटाया, भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष ने, मंडल अध्यक्ष ने मांग की तोड़ने की। वहां पर बड़ा बात सुनते हैं आप बहुत बड़ी बात सुनते हैं। अरे ये ऊपर तक बात जाएगी कि आप भाजपा की बात सुनते हैं और अतिक्रमण हटाते हैं। पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। बात वहां पर बीजेपी का बोर्ड है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष बोला और अशोक गहलोत जाके मंदिर तोड़ दिए। अरे अशोक गहलोत लेट जाते बुलडोजर के सामने, क्यों नहीं लेट गए वहां पर? अरे क्यों नहीं लेट गए जाके बुलडोजर के सामने? यहाँ तो शाहीन बाग में राहुल गांधी लेट गए जाके बुलडोजर के सामने, वहाँ लेट जाते, वहाँ क्यों नहीं लेटा? बीजेपी ने तोड़े। संबित पात्रा जी, क्या अलवर के मंदिर का टूटने का कारण बीजेपी की मांग है? बिल्कुल है, मेरे पास लिखित डॉक्यूमेंट है, नहीं आप बताइए, डॉक्यूमेंट है। मतलब संबित पात्रा जी को जवाब देने दीजिए ना। लेके तोड़ दिया, एसपी से पुलिस पर प्रोटेक्शन बांध करके तोड़ा है, और सरकार सांखला जी मैंने कहा आपको एडवाइस दिया, गला खराब मत करो ना, शांति से सुनो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए नाविका जी, मतलब ये आप किंवदंती सुनिए, मतलब हमारे मंडल अध्यक्ष ने, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने कहा और अशोक गहलोत वहां पर पहुंच गए मंदिर तोड़ने के लिए। चलिए अगर बीजेपी ने तोड़ा होता तो अशोक गहलोत लेट जाते बुलडोजर के आगे, इनके सारे नेता लेट जाते बुलडोजर के आगे। क्यों नहीं लेट गए? क्यों नहीं लेट गए? आज तो लेट गए थे सब, नहीं आज तो लेट गए थे, आज तो सारे लेट गए थे। जाने से पहले पब्लिक के दो और सवाल, वीडियो सवाल है जो हमारे पास आए हैं, आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मैं संजय उपाध्याय जमशेदपुर से शाहीन बाग वालों से पूछना चाहता हूं कि विरोध के अधिकार के साथ कर्तव्य भी तो आता है, आखिर बुलडोजर पहुंचने की नौबत क्यों आई? मेरा नाम आजम अहमद है, मैं रांची का रहने वाला हूं। मेरा सवाल है कि बुलडोजर जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में ही क्यों चल रही है? कोर्ट कहे या सरकार कहे, कुछ लोग क्यों मान रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मैं अनिरुद्ध जैन शाहीन बाग वालों से यह पूछना चाहता हूं कि विरोध के अधिकार के साथ कर्तव्य भी तो आता है, बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? पात्रा जी जवाब दीजिए। 3 सवाल आपके लिए थे, बाकी के सवालों का जवाब मैं लूंगी अतिकुर रहमान से। देखिए नाविका जी, जहाँ तक ये विषय है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। मैंने आप सुनिएगा, कभी कान का भी इस्तेमाल होना चाहिए। भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है ना, तो आप केवल मुंह का इस्तेमाल करेंगे, कानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डिस्ट्रोफी हो जाएगा कान, डिसफंक्शनल डिस्ट्रोफी, डिसयूज डिस्ट्रोफी हो जाएगा। आप सुनिए मेरी बात। तो ऐसा है नाविका जी कि जहाँ तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आता है? 40 एरिया में बुलडोजर गई है, जहां अतिक्रमण हुआ है, एनक्रोचमेंट हुआ है, वहां उनको हटाया गया है।
एक शाहीन बाग क्या चला गया, पूरे विश्व में यहां हंगामा कट गया है कि मुसलमानों के ऊपर खतरा है। ये हिंदू मुसलमान किसने बनाया इसे? और ये आप खुद दिखा रहे हैं कि जो एनक्रोचमेंट है वहां गिराया जा, वो खुद लोग गिरा रहे हैं। मतलब एनक्रोचमेंट था और जब तक नोटिस नहीं दिया गया, जब तक बुलडोजर नहीं गया, आप उसे गिरा नहीं रहे थे। अंततोगत्वा अमानुल्लाह खान बोल रहे हैं कि मैं ही हूं जो गिरा सकता हूं। तो सब कुछ आप ही तय कर लीजिए ना वारिस पठान जी, सब कुछ आप ही तय कर लीजिए। आपकी सरकार होती तो आप ही तय कर लेते कि अतिक्रमण है कि नहीं, गिरा कि नहीं, बुलडोजर गया कि नहीं। नहीं नाविका जी, नहीं था तो क्यों भेजा? वारिस पठान जी, अगर इतना डर लगता है तो थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ो ना। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, इतना डर लगता है तो थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ो, शाहीन बाग की तरफ डर नहीं लगेगा। मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ अरे इतना डर क्यों लगता है आपको? हर चीज में डर डर डर, इतना डर लगता है तो थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ो वारिस पठान, थोड़ा हनुमान चालीसा, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, डर नहीं रहेगा। संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं। दर्शकों आज शाहीन बाग पर आज पहुंचा क्या बुलडोजर? यहां पर कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठ गए। कानून व्यवस्था नहीं चलेगा, बस मनमानी चलेगी। क्या इस तरह से कोई देश चल सकता है? क्या अगर कानून व्यवस्था ही इतनी इंपॉर्टेंट है तो ज्ञानव्यापी ताजमहल में भी कानून के हिसाब से काम नहीं होना चाहिए? कि भीड़ तंत्र अब इस देश में तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत? यही है आज सवाल पब्लिक का। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले के नेता जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति किया करते थे, लेकिन अब के नेता आते हैं तो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में ये बदलाव लाया है। बीजेपी के विरोधी इसे राजनीतिक बयान कह सकते हैं, लेकिन मेरा नजरिया यही है कि हर किसी राजनीतिक दल को अपनी राजनीति का आधार अपने काम के रिपोर्ट कार्ड को ही बनाना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा, शाहीन बाग और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर वोट बैंक का संग्राम उसी दिन खत्म हो जाएगा। आपने लोगों के लिए क्या किया, यही मुद्दा रह जाएगा और शायद पब्लिक तभी खुश होगी। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही, लेकिन आगे आपको छोड़ के जा रही हूं आपके लिए 50 दिन की सबसे बड़ी हेडलाइंस, सबसे बड़ी स्टोरी।